स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 44 डिग्री तापमान और इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के भी पावर हब में। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 18 इंडिया था जो सबसे पहले आपको लेकर आया उस जगह पर जहां से देश की नीति, देश की दिशा, देश की दशा तय होती है। सामने आपको नजर आ रहा है रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको लेकर जाना चाहती हूँ इस 44 डिग्री टेम्परेचर में प्रेशर कुकर, वो जगह जो हमारा पावर हाउस है, वो जगह जहां से सब कुछ आप तक पहुंच पाता है। आज से पहले टीवी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कैमरे के पीछे की गतिविधियां लाइव देखने को मिली हो। हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को वो इलाका दिखाएंगे जहां से सब कुछ तय होता है, वो जो खबरें डिसाइड होती है, वो इलाका जहां से हर एक एंगल, हर एक सेंटेंस, हर एक चेहरा जाता है। वह इलाका अब आपके सामने है। ये रहा हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जहां पर सारे मेहमान, आज ये मेहमान है, ये मेरे साथ काम करने वाले सारे के सारे लोग हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत क्यों नहीं कर लेते हैं। ये है न्यूज़ 18 इंडिया के वो असल योद्धा जो गर्मी में आप तक एक ग्लिच न जाए उसकी पूरी तैयारी करते हैं। आपको दिखा दूं यहाँ पर साउंड है, यहाँ पर मिक्सर है, जो भी मैं बात कहती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ, वो सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आता है। ये देखिए बड़ा सा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है। इस बड़े से स्क्रीन पर एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 2 है, एक इनपुट 3 है, एक इनपुट 4 है, एक इनपुट 5 है, एक इनपुट 6 है। ये क्या, और वहां पे हमारी जनता, वो पूरा प्रीव्यू नजर आ रहा है। और ये रहे हमारे कैप्टन ऑफ द शिप देवाशीष। तैयार है आप? जी तैयार है, बस आप फ्लोर पे आइए। तो आपको मुझे क्यों करना होगा? जी गो। That's the cue I have got from my director। और अब हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम जो मेहमान लेकर आए हैं वो पुनीत यहाँ पर सेतु संग लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इन मेहमानों को यहाँ लाने के लिए। और ये रही सबसे बड़ी ताकत, ये रहे वो युवा, ये रही वो जनता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तीसरे चरण का मतदान जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ चल रहा है। ऐसा ही एक सेटअप हमने आपके लिए बनारस में, काशी में तैयार किया है। वो भव्य सेटअप भी आपको अब से कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपको ये बता देना चाहती हूं कि आज दिन भर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो उम्मीदवार हो, सब के सब बूथों पर नजर आए। उन 93 सीटों पर जहां पर आज मतदान हो रहा है। आज चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या फिर आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, या फिर रितेश देशमुख जो कि बड़े जाने माने सितारे हैं, आज सब कतार में खड़े हुए नजर आए। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। आज दिन भर की टाइमलाइन क्या रही और फिर लौट के मुद्दा कहां को आया? आरक्षण को। लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर जो तंज किया है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले पेश है आपके लिए आज दिन भर की ये रिपोर्ट। तीसरे चरण में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुए मतदान में मतदाताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। तीसरे चरण में मतदान में वोटर लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद में सुबह सुबह पीएम मोदी भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। इस दौरान उनके साथ गांधीनगर से प्रत्याशी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।
पीएम मोदी के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी परिवार के साथ अपने बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। ऐसी ही तस्वीर देश के अलग अलग कोने से सामने आई जब दिग्गजों ने लोकतंत्र के महापर्व में वोट की आहुति दी। तीसरे चरण के मतदान के दौरान आरक्षण की आंच पर सियासत सुलगाने की कोशिश हुई। बयान इस बार लालू यादव की तरफ से आया तो पलटवार खरगोन से पीएम मोदी ने किया। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह का बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तीसरे चरण के रण में किसने बाजी मारी, इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा। जो सेट इस वक्त आप देश की राजधानी दिल्ली के दिल में देख रहे हैं, ऐसा ही सेट हमने काशी में भी तैयार किया है। 11 तारीख, 12 तारीख, 12 और 11 मई को आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ काशी में उस भव्य सेट पर। वहां आइए, नेताओं से अपने सवाल कीजिएगा जरूर। लेकिन अब शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान यहाँ पर जोरदार तालियों से जरा स्वागत कीजिए। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय आलोक, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कंचना यादव जी हमें दिखाई दे रही है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ यहाँ पर अनंत विजय जी भी जुड़ चुके हैं और साथ में श्रीवास्तव जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत शुरुआत में कर रही हूँ। अजय आलोक जी, आपसे मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया, क्यों? भाई एक बात तो तय मानिए कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में लगातार जहां जहां इन घमंडियों लोगों की सरकार रही है, पूरे के पूरे मुसलमान को मंडल कमीशन सेक्शन 12 में कहता है कि मुसलमान की पिछड़ी जातियों को आप आरक्षण दीजिए। लेकिन सैयद, शेख, पठान, ये सब जितनी अगड़ी जातियों के मुसलमान हैं जो कि आर्थिक तौर से ठीक है, इनको भी जुड़ा लिया, एक एक मुसलमान को जोड़ के और ओबीसी बना दिया। तब मुसलमान नहीं बचे, ये सब ओबीसी हो गए और ओबीसी का आरक्षण इनको दे दिया गया। तो ये हकमारी हुई या नहीं हुई? और इस हकमारी को जनता के सामने लाना ये हमारा कर्तव्य है। बस इसी पर रोक रही हूँ। कंचना जी, हकमारी हुई कि नहीं हुई? आपने उन मुसलमानों को भी आरक्षण, और आपकी पार्टी ने नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से तो लालू यादव आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। संविधान में किस पन्ने में, किस लाइन में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता है? रूबिका जी, मैं 2 बातें कहना चाह रही हूँ। ये आंध्र प्रदेश नहीं गए, वहाँ लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शन हो रहा है। टीडीपी के साथ इनका अलायंस है और जनसेना के साथ। पता है क्या प्रस्ताव है उनके घोषणा पत्र में? मुसलमानों को 4% आरक्षण होगा जब सरकार इनकी आएगी, और बीजेपी अलायंस पार्टनर है लोकसभा में भी और असेंबली में। इतना ही नहीं, जो नूर भाषा है उसको स्थापित करने के लिए 100 करोड़ हर साल, और इतना ही नहीं, हर मस्जिद को हर महीने 5000 रुपए देंगे ताकि उसका देखभाल किया जा सके। इतना दोहरा चरित्र, मतलब आप आंध्र प्रदेश में जिसके साथ अलायंस में हो, आप कहते हो कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और उत्तर भारत में आकर मुसलमानों के नाम पर आप राजनीति करते हो। और जहां तक मंडल कमीशन की बात है, मैं ओबीसी हूं, अगर मुझे आरक्षण मिलता है, मैं हिंदू भी हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हिंदू होने की वजह से आरक्षण मिलता है। मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूं सर। और यही सिर्फ हिंदू में नहीं, यही मुसलमान में और यही अन्य धर्म में भी लागू होता है। लेकिन तो कंचना जी, मुसलमानों के नाम से राजनीति करनी है। आपने किस राज्य का बताया, कौन से वाला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर बीजेपी मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया नहीं अख्तियार करती ना, इस लिहाज से तो मैं तो वही कहना चाह रही हूँ। जो आप कर रहे हैं वही बीजेपी कर रही है ना। सेकंड रूबिका जी, मैं कह रही हूँ, क्यों आपको मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी है? क्यों आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करनी है? तो युवाओं के बेरोजगारी के नाम पर आरोप तो आप पर लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया। भाई हम नहीं लेते, हम ऐसा काम नहीं करते। रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं करते ऐसा काम। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे। ये
बात हिंदू मुसलमान करते हैं। ये दिन रात इनके कहते हैं कि ओके, अगर अजय आलोक जी, जय श्री ओके, राम नहीं ओके। कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, इनके एमपी कहते हैं। देखिए, अब चिल्लाने उल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। शब्द एक बार मुंह से निकल गया तो निकल गया, क्या कीजिएगा। शब्द वही निकलता है जो दिमाग में रहता है। आज रामगोपाल वर्मा ने क्या कहा, ये राम मंदिर फालतू है, बिल्कुल बेकार की जगह नहीं जाना चाहिए। ये किसके विचार हो सकते हैं और किसको खुश करने के लिए बोला जा रहा है इस देश में? राम मंदिर फालतू है, आप लोग बताइए तो। ये कहते हैं राम मंदिर फालतू है, नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे कि ये सब बात करके ये कहते हैं कि सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है, कोरोना है। अरे कोरोना है बोला, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या नहीं? स्टालिन के बेटे ने बोला ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और इनकी एक मिनट विवेक जी की पार्टी तो और महान है। ये कहती है इनकी पार्टी सीपीआई कि भारत को अपना न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक हम नष्ट कर देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। किसके लिए रखेंगे? चीन के लिए भेजेंगे। ये लोग देशद्रोही है बेसिकली। पहले आप राजनीति पर यादव जी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि फालतू की जगह हम नहीं जाएंगे? क्या जरूरत थी? नहीं, मैं रूबिका जी इस पे आता हूँ। न्यूक्लियर वेपन अगर आपकी कंट्री का कोई नष्ट करने की बात करे तो उसको देशद्रोह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ओके अजय जी, हाँ। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इस देश में नहीं चलनी चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले क्लियर करें कि भाजपा का स्टैंड है क्या। आप मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में, टीडीपी के साथ हैं? हम नहीं है पक्ष में। जैसा आप, तो फिर आप टीडीपी से अलायंस तोड़िए, फिर आप टीडीपी से अलायंस तोड़िए, और या फिर आप डिक्लेयर करिए कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं। कर्नाटक में ओके, आप लोग पक्ष में हैं। तोड़िए, आप लोग पक्ष में हम हैं। मंडल कमीशन के पक्ष में हैं। नहीं, मंडल कमीशन नहीं, एक लाइन बोलिए ना। मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है कि नहीं है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो खत्म बात, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। सोशली बैकवर्ड के आधार पर मुसलमान क्यों बोलना हिंदू फिर? हूँ, तो मैं फिर हिंदू हूँ, मुसलमान- लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैं आप पिछड़ी हूँ। ओबीसी हैं। इसके आधार पर आप आरक्षण ओबीसी मिलता हैं, उस है। आधार पर आपको आरक्षण मिला है। विवेक जी एक सेकंड आ रही हूँ। आनंद जी, ये चेहरे पर कौन सी मुस्कान है भाई? हार की मुस्कान है। मैं आप हार रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं। अरे आनंद जी, मैं आनंद जी, कहाँ हार रहा हूँ? मैं तो किसी आनंद पार्टी जी, में आनंद जी दरअसल किसी पार्टी में नहीं है भाई। रुक- वो आप जीते तो भी जीते, वो ये जीते तो भी जीते, रूबिका जी जीते जी जीते। रूबिका जी दरअसल ये इनकी दिक्कत नहीं, इनकी विचारधारा की दिक्कत है। ये मान के चलते हैं कि मैं ठीक हूं, बाकी दुनिया गलत है। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान की नींव डाली है किसी ने, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने डाली है। ये सेकुलरिज्म का बाना पहन के चलते रहे। साहित्य अकेडमी में 70 साल इन लोगों का राज रहा। आज तक एक मुसलमान, एक दलित को इन्होंने अवार्ड नहीं दिया और कहते रहे कि हम सेकुलर हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारत में आपको मिलेंगे। दरअसल इनका हेड ऑफिस कहीं और है, ये तो ब्रांच ऑफिस है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है ऑफ हेड इंडिया ऑफिस? नहीं है। जो न्यूट्रल आदमी था, हाँ। वो कितना न्यूट्रल है, पहले तो ये एक्सपोज हो गए। न्यूट्रल अरे तो वो तो कोई सवाल होता नहीं है पूछ भाई रहे हैं ना। साहब। एक बात एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा को अटैक किया, नहीं, यानी नहीं, कि राइट नहीं, विंगर अभी आदमी क्योंकि है, आपने पूरी right बात winger ही नहीं सोच के कहने है, दी, और आपने उसी को पूरी justify बात ही नहीं करेंगे। कहने दी। अगर आप न्यूट्रल होते तो न्यूट्रल बात अरे करते। तो न्यूट्रल- हर अब बात पार्टी तो में सुनो। अच्छा बुरा है, और सभी पार्टियां इसी देश यही की है। तानाशाही मैं है आपकी तरह कम्युनिस्टों की कि किसी वो पार्टी बात को ही नहीं देशद्रोही पूरी करने कहता। देते हैं। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, हमारे विपक्षी हो, इसी देश में रहे हैं, सरकारें बनी है 1947 से अरे लेकर पर के उन्होंने आज तक आपको देशद्रोही सबने थोड़ी योगदान कहा। दिया। उन्होंने कहा अरे आपकी भाई, ब्रांच यहाँ पर है, हेड ऑफिस वो कहीं और पे ब्रांच है। कहें, हेड ऑफिस कहें, कहाँ है हेड आज ऑफिस? भाजपा रूबिका जी हार आप रही है। बताओ, हेड ये- ऑफिस आज कहाँ है? भाजपा हार रही है। ये बताओ, इनका हार नाम होता है इनकी शक्ल पे कम्युनिस्ट दिख रही पार्टी है। ऑफ इंडिया। फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं होते हैं। हैं। ये कभी भी मार्क्सवादी हिंदी कम्युनिस्ट अनुवाद पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होते। तो नाम में ही जिसके भारत से नफरत हो, जिसको नाम में ही भारतीय नहीं होना हो, उस पार्टी से हम किसी नहीं, वो तो विचारधारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ना। आनंद जी, ऐसे मत बोलिए ना। भारत की भारत कम्युनिस्ट की पार्टी कम्युनिस्ट है वो पार्टी वो लिखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो ये भारतीय विवेक जी क्या खेल चल रहा है? देखिए भाई, ऐसा है, अब फ्रस्ट्रेट इतना हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव आज हो चुका है, बुरी हार आ रही है इनकी और इनकी विचारधारा की, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक ग्रेशियस लूजर बनना भी सीखिए। इस तथ्य कभी पराजित नहीं होता, तथ्य तथ्य रहता भी है। चाहिए। अच्छा, लेकिन और सुनिए ना एक्सेप्ट करना विवेक चाहिए। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जी। ये कट कॉपी पेस्ट आपको भी तो कर सकते हैं। ग्रेशियस हारना सीखिए। बिल्कुल, हमने- ईवीएम पर रोना नहीं, बिल्कुल हमने चुनाव आयोग पर फिर रोना नहीं। नहीं। खाइए कसम, खाइए कसम, ईवीएम पे खाइए कसम। नहीं, ईवीएम पे प्रश्न क्यों खाइए ना पूछे? कसम कि अगर आप EVM हार पे गए तो प्रश्न क्यों ना पूछे? ग्रेशियसली आप हार जो है ठीक है। कबूल करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, ईवीएम से भाजपा को स्पेशल प्रेम क्यों? मैं तो कह रहा हूं साहब, आप एक दोनों डिस्कशन करें, हाँ। सारे पक्ष मिलकर के, और आप डिसाइड करें। मैं आपकी इनको ये graciously ईवीएम के हार पीछे को कबूल करने नहीं, की आप बात पर बात बताइए, कर रही व्हाई हूं इज ना। बीजेपी
so much attracted to EVMs? Why are you attracted? Why don't to they discuss the EVM? ऐसा है कि And ये why जो are है- you, क्यों प्रेम है? why are you attracted to ballot papers, भाई? Because EVMs have Why are you failed. attracted to ballot EVMs papers? have failed. They have failed in America. They are क्योंकि not ballot there. paper- They are papers not जो in हैं, Europe. वोट They are मांगने not तो in वही जा France. सकते हैं। They are not in Italy. रूबिका जी, Proof They कीजिए have ना। been replaced. ओहो प्रभु, आप जाइए proof गूगल पर कीजिए सर्च ना। करिए। रूबिका EVM जी। को प्रिय progressive विवेक देशों ने हटाया श्रीवास्तव है। जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बिलवेड, प्लीज मुझे ये बता दीजिए ना, प्रूफ कीजिए ना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। देखिए, सबसे पहला रूबिका एग्जांपल जी, जो मैंने आपको एक दिया, मिनट, कहाँ एक्सटिंक्ट स्पीशीज से इतना देर से बात कर रही है बिना मतलब? कम्युनिस्ट बच्ची कहाँ है भाई? रेलेवेंट बात करते हैं ना, किससे बात कर रही है? सर दमदार आदमी अरे है, कहाँ से जोरदार दमदार आदमी हो गए? है, हर जगह हम बात लोगों ने करने में साफ कर आनंद दिया आता है। है। ले देखिए केरला बचा हुआ, इस बार वहां से भी साफ हो अभी जाएगा। हार बच्चे का- कहाँ हैं? अभी और हार ये का- कह रहे भाजपा हार रही है। हार का अरे शौक है। तीसरा चरण 5 अजय बज के आलोक 5-7 परेशान मिनट है। हो गया। अजय आज आलोक 200 परेशान पार। है। जहां जहां ओके, इंडिया अच्छा, में एक एक काम पार। कर लेते हैं ना, जहां- 93 जहां- में से, 93 में से विवेक जी शुरुआत करते हैं। कंचना जी, 93 में से कितनी सीट है आपकी? इतना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इनकी ये तरह अपने हम नहीं लकीर जानते। दिखाते अपना हाथ में नहीं एक जानते। सेकंड। कितनी सीट है 93 में से? देखिए, आप तो गणित करते हैं ना, बिल्कुल बता गणित करता हूं। दीजिए, जल्दी। देखिए हवा में अगर हम बात करें, चाहे भाजपा वाले हो या हम हो, यहाँ न्यूज 18 का शो है, दुनिया न्यूज देख रही 18 है। इंडिया का शो न्यूज है। 18 इंडिया का शो है, रूबिका लियाकत का शो है, न्यूज बेहतरीन 18 शो ऑफ इंडिया नहीं है। है। इसलिए हवा में बात हम ना करें। आज का मुख्य एनालिसिस ये है, जो पिछली हारने बार जा रही है, इलेक्शन, ठीक है, नहीं, मैं मान नहीं, गई, नहीं, मैं मान जो गई। जो जो पिछली बार सर सब प्रेम मान गई ना, मैं तो बात मान ठीक, गई आपकी। ठीक, हाँ ठीक। जय लोग जी, 93 में से खुदा के वास्ते ये मत कह दीजिएगा 93 में से 400 पार। अरे हम कह रहे हैं कि 1 मिनट, 283 सीट का मतदान हो गया हाँ। आज मिला के, ठीक है ना? हम 200 पार हो गए। 200 पार हो गए आनंद 200 जी? पार हो गए। आज देखिए, आनंद जी, आज सच्चाई बता आज दीजिए। आज बीजेपी को 72 सीट डिफेंड करना है इस चरण में। हाँ। और जिस प्रकार से मतदान हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्टेबली इसको डिफेंड कर गई है। अब कर तक गई है, कर आपको गई ऐसा है लग रहा है? defend ओके, फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर, ओके, कितनों के सवाल हैं? अच्छा, आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है, देखा मैम, मेरा ये सवाल है, सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार सवाल ये पहली है, बार सवाल? वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? किन लोगों? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब हमारे होगी लिए बात, कब होगी? हाँ हाँ, आइए। मैम सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, SC ST तमाम OBC सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह का भी, अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? ओके। 90 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन के जिस पे वोटर्स है, उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। ऑलराइट, और कौन? डिबेट की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं, कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है, अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है। मैम ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, फिर क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें दिखता है ना हर जगह पे, हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर तो धारणा है लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी हैं। हाँ क्या ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सर्वे करिए जाकर के आप, ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह जी कितने भाई बहन है? बाबा साहब खुद 14 भाई बहन थे। सर मैम ये तो अपवाद हुआ ना। अब एक सेकंड में एक फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकिए ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है
और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है, उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है, ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा। किसी बच्चे ने मुझसे अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में SC ST के बच्चे बैठते थे, बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक SC ST कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पे नंबरों पे सेलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। कब होगा ये? लेकिन कब होगा ये? naturally हो रहा है। ये कब होगा? लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है, आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिमोट एरियाज में। ये सच्चाई है। आज भी हर जगह मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से आप चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पे, रूबिका जी कैसी कैसी दलील दे रहे हैं कि SC ST को पहले आसानी से हो जाता था, अगर वो तबका पढ़ लिख गया है, उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया है और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंपीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे, चुप रहो। अच्छा समय है तो अच्छा समय है, तो अच्छे दिन है तो अच्छा दिन। रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पढ़ गए। ये कौन सी बात? ये मिसगाइड कर रहे हैं, कम्युनिस्टों की ये रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कि अगर रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई, एक सेकंड रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है। ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रणी जो जाति है वो फेल हो जाएगी। यूएस से इतना क्या मोहब्बत है उनको? कंचना जी, मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही है, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम। अरे ताली बजाने से पहले ध्यान रखो, लालू प्रसाद यादव ने दिया है आज कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं, मैं JNU से हूँ, आपको अभी आंकड़ा देकर जाऊँ। आरक्षण पर बयान किसने दिया है कंचना जी? आरक्षण पर बयान किसने दिया है? नहीं, आप यहाँ जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है? कंचना जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया है ना। और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर? देखिए, ताली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। आरक्षण का मुद्दा हम कतई ना उठाते। अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ कर ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा माइक साथ ऑफ है। आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर बात कर ली? आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया? अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? अभी न्यूज आया कि नीट का भी शायद पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। और देख लीजिए, आप इतना चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? हमने बताइए, अभी बताइए। कर वादा किया है हमने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? अपना मैनिफेस्टो बताइए ना। हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दी। अरे नौकरी पे मत जाइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है ये बताइए ना। पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? यहाँ पर बरगला रहे हैं आप बैठकर युवाओं को। पेपर लीक कर दिया भाई। देखिए रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या? एकदम नहीं भाग रहे हैं। हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा, मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। एक मिनट बीच मत बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। कंफ्यूजन तो यहाँ है। इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा यूनिटी है, ये मोहब्बत है कि वो उनको डिफेंड कर रहा है, 4 जून है बीतने दिए, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे ये लोग।
हैं ऐसा कहाँ होगा ये विवेक लोग? जी? ये लोग हैं कहाँ? कुछ नहीं होगा। आप frustrate एक हो बता चुके दो, हैं। मैं एक बात आपको आज बताता चलिए हूं। घोषणा कर दें। अरे एक आज एक घोषणा करें मेरे अरे बीजेपी एक के मिनट, प्रवक्ता। एक मैं सेकंड। घोषणा करवाती हूँ, 1 सेकंड, बस 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा रही देखिए हूँ ऐसा घोषणा। है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज लोग का कोई घोषणा नहीं होगा, ठीक है ना। आप कम्युनिस्ट अब एक्सटिंक्ट आप स्पीशीज दुखी होती मत जा रही होइए। है। इस देश में आपका जरूरत दुख नहीं है मुझे समझ इनकी। में आ रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देश को जब तक समृद्ध नहीं रखेंगे। एक लड़के ने मुझे कहा आपने देशद्रोही कहा, क्यों कहा? मैं बताता हूँ क्यों कहा, उसका रीजन है। हमारे अगल बगल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोफाइल्ड नेशन है, जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक हमारे से ज्यादा है। और अगर हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे, ये देश विरोधी सोच है, ये देश विरोधी मानसिकता है, और ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना पड़ेगा आपको। फारूक अब्दुल्ला उधर पाकिस्तान, वहां पे कश्मीर से कहते हैं पाकिस्तान ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और सीपीआई कहती है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो। देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं इनको? देशप्रेमी कहूं इनको? ये इनका यही योगदान है। इमरजेंसी में कांग्रेस के तलवे चाट रही थी, अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी। अजय जी 1 सेकंड, 1 अब सेकंड। मैं बता देता हूँ। पहली चीज इन्होंने कहा साहब आरक्षण देना चाहिए, पहली चीज। मैनिफेस्टो अरे पहले में सुन क्यों लीजिए, लिखा? टीडीपी से अलायंस तोड़ो पहले। मैनिफेस्टो में क्यों लिखा न्यूक्लियर वेपन हटाएंगे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां गलत बोल रहे हैं, यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपके चीखने से नहीं होगा। की बात करते हैं जब तक नरेंद्र मोदी और भाजपा है, मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। घोषणा करिए, मैं कहता हूँ घोषणा करिए। अरे यार ये 2 सीट भी नहीं जीतेंगे, करिए ना घोषणा घोषणा। रहे हैं उससे अच्छा। आर्थिक रिजर्वेशन क्या होता है? आर्थिक रिजर्वेशन के बदले मैं मांग कर रहा हूँ, 2 सीट भी नहीं मिलेगी कम्युनिस्टों को। रूलिंग पार्टी से मांग कर रहा हूँ 12वीं तक एजुकेशन। अरे वो जीते ना जीते, मांग तो कर ही सकते हैं ना। ये क्या बात हुई भाई? आप करिए। मांग किस बात की? हमारी मांगे पूरी करो तो कोई भी कर सकता है। किस बात की मांग है? यूनियन का सबसे बड़ा इतिहास तो इनका ही रहा है ना। हड़तालें तो कहाँ हुई है? हम लेफ्ट ने की है ना। अब आप क्या चाहती है? हमारी मांगे पूरी करो, कहाँ हुई है? आप क्या चाहती है कि कम्युनिस्टों को भी सीट दिलवाने की गारंटी हम लें, विपक्ष बनवाने की गारंटी हम लें? कांग्रेस पार्टी 50 के नीचे जा रही है, उसको जितवाने की गारंटी हम लें? अजीब हालत है। कंचना जी और विवेक जी, आई गिव यू 30 सेकंड सर। वो लेकिन बाकी सीटें कौन देगा वो मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, वोट कौन देगा नहीं जानती हूँ। मैं आपको 30 सेकंड जरूर दे दूंगी। सीधा सवाल ये है कि सीधा सवाल ये है सर कि आप ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये लोग डिस्कशन करेंगे संविधान पर। आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ये फिर आपकी दुखती रब दबाएंगे। आप कीजिए ना महंगाई पर, पकड़िए ना इनकी कॉलर महंगाई पर। आप नौकरियों पर पकड़िए ना इनकी कॉलर। कौन मना कर रहा है? आप ही जाते हैं राम मंदिर बकवास है, हम नहीं जाएंगे। फिर आप ही जाते हैं कहते हैं ये देखिए हम आरक्षण दे देंगे। वेरी क्लियर रूबिका जी, चुनाव तो आप लड़ रहे हैं इनके नाम इंडिया पर। गठबंधन बिल्कुल क्लियर है अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर, कहां पे हमने क्या स्टैंड लेना है। वी आर वेरी क्लियर। राम मंदिर के, अब आप चुप होकर के सुनिए पहले। राम मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है। राम मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है। राम मंदिर के पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ है हम। हाँ, तो उसे बकवास कह देंगे। नहीं, आप सुन लीजिए। अगर ये कहते हैं साहब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, पहले आप आर्थिक आधार पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, दलित जो बैठे हैं, इनके लिए स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, इसको तो सस्ती करवा दीजिए। ये तो आपके हाथ में है, इसके लिए तो बिल भी नहीं चाहिए, ये तो करवा सकते हो। फीसें कितनी महंगी है? ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया हमने आर्थिक आधार पे। आपने कंचना जी विवेक जी 1 सेकंड। ये अजय आलोक जी, इनको तो हिस्ट्री मालूम है। इनको यह भी मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी ने 3% विरोध लालू जी ने किया था। ईडब्ल्यूएस को दिया था। क्या बात करते हैं? कर्पूरी ठाकुर का विरोध लालू जी ने किया था, इसीलिए नीतीश अलग हुए थे। वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी ना। और दूसरा, राम गोपाल जी पर बात हो रही है, ठीक है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो ओबीसी है, जो हिंदू भी है, मंदिर जाता है तो इनके कार्यकर्ता वहां पर गंगा जल से धुलवाते हैं। बताइए, ये हिंदू विरोधी, अरे ये तो मुगल सल्तनत से भी खराब ये लोग हैं कि हमारे ही देश के पूर्व मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद वो गंगा जल तो मुगल सल्तनत खराब थी ना, मान गए ना। ज्यादा खराब है, मैंने ये कहा। हाँ, मतलब मान गए ज्यादा आज हमारे देश में बताइए राजनीति करते हैं। आनंद जी, कंचना जी कह रही हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ये लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है इस पर वोट मिल जाएगा। बाकी महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये सब के सब 400 छोड़ दीजिए, 4 सीटें ना लाएंगे। दरअसल रूबिका जी, विपक्ष भी चाहता है कि हिंदू मुसलमान, संविधान और ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि हमेशा से इस देश में फंडामेंटल्स पे चुनाव नहीं होते हैं, सेंटिमेंट्स पे चुनाव होते हैं। तो विपक्ष भी यही चाहता है। अगर संविधान ही बदलना होता रूबिका जी, तो 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान बदल चुकी होती। 370 बदल के उसने अपनी दृष्टि का परिचय दिया भी। एक मिनट रुक जाइए, मुझे 1 मिनट पूछने दीजिए। और
जहां संविधान बदला गया उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का पन्ना बगैर बहुमत के फाड़ के फेंक दिया गया। शाहबानो के समय संविधान का पन्ना फाड़ के फेंक दिया गया। वो लोग आज संविधान बकाने की वकालत कर रहे हैं। बात तो है, कमाल की बात है। बात तो है। प्रियम्बल किसने चेंज किया? एक मिनट, हाँ आप बोलिए। पृष्ठ किसने चेंज किया संविधान का? एक सेकंड, प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर, एक सेकंड, प्रियम्बल में सोशलिस्ट और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रियम्बल को चेंज किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ लिख कराया करिए और दूसरों को भी सुनने की हिम्मत रखिए, अच्छा लगता है। सुनिए, आज ही दिया सिंह जो राजस्थान की, दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, बयान देती है कि संविधान बदलना पड़ेगा, इनको 400 सीट चाहिए। लगातार इनकी नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो, और हम पर आरोप लगाते हैं कि संविधान, अरे आरोप नहीं, वो तो तथ्य है। तथ्य ये भी है कि इंदिरा गांधी ने संविधान में 2 शब्द जोड़े थे, उसकी आत्मा को बदला था। तथ्य ये भी है, आरोप नहीं है, ये ये भी है कि गोलवलकर ने सीधे बदल दिया था संविधान कर, बोला था कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तथ्य यह भी है कि गोलवलकर ने कहा था कि जो समान अधिकार दिया गया है संविधान में, वो नहीं होना चाहिए। संविधान में गोलवलकर है क्या? इन लोगों की नफरत है, बेसिकली इन लोगों की नफरत है। कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, बात नफरत चलेगा, लेकिन हमारे सच का गोलवलकर का बात नहीं करे। बताइए, इनके मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा होता है कि संविधान नहीं होना चाहिए, मनुस्मृति होना चाहिए, तो शुरू से ही विरोध कर रहे थे। मैं अभी दिखाती हूँ इनको, अभी दिखाइए भाई, अभी दिखाइए। हाँ क्या भाई, ये ऐसा है ना कि एक तो इनको डिनाउंस कर दीजिए, अपने इतिहास का खुद पता नहीं। हम आपसे एग्री करेंगे। नहीं, आप संविधान और मनुस्मृति क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? अरे ये लोग डिरेल हो गए, विरोध किया था। 4 जून के बाद मैं जनता से पूछ लेती हूँ ना, क्या आपको लगता है कि संविधान बदल देगी बीजेपी? कितनों को लगती है? जोर से बोलिए हाँ कि ना। हाँ, संविधान बदल देगी बीजेपी? नहीं बदल सकती, नहीं। तो कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? जो लोग हालत से बदल नहीं सकते, किस कोई भी हालत। आपको क्या लगता है? इतना पावर किसी के पास नहीं है, बीजेपी भी खुद नहीं बदल सकती। नहीं बदलेगी तो फिर अरे काहे माहौल बना रहे हैं? तो ये हमारा नारा है, करे उन लोगों पर जो बदलने की हमारा नारा है रूबिका जी, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? मीसा भारती, एक मिनट, मीसा क्यों नाम पड़ा, जरा इसे पूछिए तो। किसके विरोध में मीसा नाम दिया था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसी कांग्रेस के गोद में बैठ के आज मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। क्या बकवास कर रही है? बताइए, जवाब दीजिए ना। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, हाँ। ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं। आरएसएस का सुन लीजिए, एक मिनट। आरएसएस का घोषणा, आरएसएस का एजेंडा अगर आप आरएसएस घोषणा पत्र नहीं लाता, चुनाव नहीं लड़ता आरएसएस। सुनिए, आरएसएस का एजेंडा हेडगेवार से शुरू हुआ, गोलवलकर ने आगे बढ़ाया, काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। 5000 साल पुरानी संस्कृति, जिसके अंदर जो लोग इमिग्रेट करके आकर के जिन्होंने कल्चरली इमिग्रेट करके कंट्रीब्यूट किया, चाहे क्रिश्चियन इमिग्रेट करके तो मुसलमान आए थे। विवेक जी, यू आर अ वेरी लर्नड मैन सर। ये मोहन भागवत चुनाव लड़े प्रधानमंत्री पद के लिए कि मोदी चुनाव लड़े? इनसे पूछिए, क्या सिखिज्म एक अलग रिलीजन है आरएसएस के हिसाब से या नहीं? पूछिए। आपने ही कहा कि धर्म की बात मत करना रूबिका जी। आरएसएस के हिसाब से पंथ है। Even Sikhism is not a separate religion. आनंद जी, they don't acknowledge. This is the agenda of Hindu राष्ट्र of RSS, और इसको हमें डिनाउंस करना है। दरअसल अगर डिनाउंस करना है इसको। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर इस तरह के झूठ और प्रपंच का प्रचार नहीं करेंगे तो मुसलमानों को डराएंगे कैसे? दरअसल ये यही करते, इन्होंने हेडगेवार का नाम ले लिया, 5 पन्ना हेडगेवार जी के बारे में नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। एमएस गोलवलकर ने 1928 में जो बात कही थी और जिस पर आडवाणी मुसोलिनी के साथ मिलने गए थे आरएसएस के कार्यकर्ता, कुछ पढ़ लिख के आया। आप बैठे हुए हैं युवाओं के बीच में, अभी आपने कहा स्कूलों की फीस कम हो, हॉस्टल की फीस कम हो, फिर कह रहे हैं सिक्किज्म पे बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों? इतना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। बीजेपी की अजय आलोक जी से है, सवाल यह है कि कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ये नहीं कहता है, लेकिन जो मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, अगर सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देखें, ऐसा भी जगह है जहां मुसलमान दलित और SC ST से ही पिछड़ा हुआ है। क्यों ना उन्हीं मुसलमानों को OBC में लाकर उनका उद्धार किया जाए, एजुकेशनली इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत किया जाए। उन्हें मजबूत करेंगे, देश की पर इनकम कैपिटल मजबूत होगी, हमारी GDP मजबूत होगी, देश का डंका विदेश में जब बजेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैंने कहा धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहां तक रही मुसलमानों की पिछड़ी जाति जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए मंडल कमीशन में ऑलरेडी प्रोविजन है मेरे भाई, पैरा 12 पढ़िए, मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है।
लेकिन आप धार्मिक आधार पे, तुष्टिकरण के आधार पे मुसलमानों को ओबीसी का समूह नहीं बना सकते। ये इस देश में हम नहीं होने देंगे जो ये चाहते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप क्यों खत्म किया आपने, जिसकी सबसे उठा के ज्यादा जामिया मिलिया, महिलाएं थी, आपने जामिया क्यों मिलिया खत्म किया इस्लामिया आपने? इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है। 2011 में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण यहाँ खत्म कर दिया। एक सेकंड माहौल मत बनाइए ना। सबसे ज्यादा आईएएस मुस्लिम बच्चे इस बार इनकी बिल्कुल, सरकार में 106 आए हैं। भाई, मत 106 झूठ बोलिए प्लीज। झूठ हम क्यों बोलेंगे, आप कह रहे हैं क्यों खत्म किया आप? खत्म हो जाना चाहिए, ना किसी रिलीजन के बेस पे, सिर्फ गरीब आदमी को तो जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, आप क्या पन्ना ले आए भाई? मैं वीज़ा का लाया हूँ, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, वीज़ा के लिए परेशान हूँ। ये विकलांग है मेरी खाला, 6 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, कोई वीज़ा के लिए हामी नहीं भर रही है। मैं कौन सी पार्टी के पास जाऊँ? मोदी जी से कहता हूँ, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरा साथ इसी में दे दो, मैं मान जाऊँगा। मोदी जी आप सबके साथ हो। तो मुझे इसमें पाकिस्तानी नेशनल नजर आया है, क्या है भाई ये पाकिस्तान वीज़ा का फार्म है। इंडियन हाई कमिश्नर को ये भेज दें तो उनका काम हो जाए। मतलब आप चाहते हैं वो पाकिस्तान से यहाँ आए? अब वो आना चाहती हैं, मैं नहीं, ये आना चाहती हैं। आप तो कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान से खाला आना चाहती हैं इंडिया में। बातें हो रही हैं मगर हमारा समाधान कोई नहीं कर रही है सर। हजारों मर गए इंडिया में भी, पाकिस्तान में, इसी आस में कि वहाँ जाएंगे। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, हमारा साथ कौन देगा जनाब? इसका समाधान कौन करेगा? ये फार्म मेरे हाथ में है, जगह जगह लिए। ये फार्म जो है वो अजय आलोक जी या विवेक जी या कंचना जी या आनंद जी थोड़े ही कर पाएंगे। ये तो एम्बेसी कर पाएगी, और एम्बेसी तब करेगी जब पाकिस्तान हैसियत में आ जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाएगा। भैया आप अपने घर में किसी भयंकर आदमी को आने देंगे? उस नहीं, आप थोड़ी कैसी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा के पूछ रहे हैं हम आतंकवादी। अरे आप इत्मीनान से, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म होगा तो उनसे हम बात कर लेंगे, है ना। अगर उनको परेशानी है तो आप एम्बेसी जाइए, आपकी इस बात को हम लाइव दिखा चुके हैं। आप एम्बेसी, परेशानी जो है ना वो नेताओं की है, झगड़ा इनका आपस का है, हमारा जनता नहीं, आपका नहीं है, जनता का नहीं है, पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का। पाकिस्तान वाले उग्रवादी, ये तो इनका झगड़ा है, इनकी। ना बिल्कुल नहीं, गलत बात ये मत कीजिए। पाकिस्तान, वहाँ हाफिज सईद के अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। हम तो नागानी, हाफिज सईद अपने खालू थोड़ी लग रहे हैं। कौन है हाफिज सईद? कसाब कौन है? अपना चेचा थोड़ी लग रहा है ना आतंकी। तो भाई अब वो ऐसे लोगों को यहाँ भेजेगा तो बताइए फिर हम उन पर शक नहीं करेंगे। हाफिज सईद का फार्म थोड़ी लाया हूँ मैडम, मैं तो अपने रिश्तेदारों का फार्म लाया हूँ। मैं क्या जानूँ हाफिज सईद कौन है? ये तो आप जानती है, आप मीडिया वाली हो। मैं इंडिया नहीं, आप भी इंडिया वाले खालू। तो मैं तो हूँ मैडम, वही तो। क्योंकि देखिए पार्टीशन के बाद। अच्छा ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपके इस पन्नों को दिखा दिया है। फिलहाल आनंद जी, अजय आलोक जी, कंचना जी, विवेक जी, ये लोकतंत्र है। जमकर अपनी बातें रखिए, मतभेद रखिए, बस खुदा के वास्ते मनभेद मत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ही देर में चेतन भगत यहाँ पर आने वाले हैं, राधिका खेड़ा भी यहाँ पर होंगी, जो कहती थी कांग्रेस जिंदाबाद, लेकिन आज बीजेपी का कमल थाम लिया है। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।